फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो। ये 12th अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के बेसिस पे हम लोग कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर को हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड एडवांटेज और फोर्थ लिमिटेशन। ये चारों टॉपिक हम हमारे प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं। उनको आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिफ्थ, वो है टाइप्स ऑफ रेशियो। ये हम लोग जो है वो अब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के रेशियोज होते हैं और उनकी कैलकुलेशन जो है वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करें, ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड क्लासिफिकेशन करें, पुराने तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारे अकाउंटिंग रेशियो 3 तरह के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज। क्या होते हैं देखिए, हमने ये पढ़ा है कि रेशियो क्या बताते हैं आपको, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कि 2 वेरिएबल या 2 फिगर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है या उनका कैसे कंपैरिजन करना है। तो अब आपके अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं, अगर हम ये रिलेशनशिप देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और एक हमारा होता है बैलेंस शीट। अगर आपके ये दोनों वेरिएबल जिनके बीच में आप ये रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं वो दोनों ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है, तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो भी कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेल्स है वो भी हमारी कहां पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब हमारे दोनों वेरिएबल कहां से है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर आपके दोनों वेरिएबल अगर बैलेंस शीट से हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट रेशियो। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक होता है करंट रेशियो, जो कि हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट कहां पे होती है, करंट असेट होती है हमारी बैलेंस शीट में, और करंट लायबिलिटीज कहां पे होती है, ये भी होती है बैलेंस शीट में। तो दोनों वेरिएबल कहां पे हैं, दोनों वेरिएबल किसके हैं, बैलेंस शीट के। तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट रेशियो। थर्ड है हमारा कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट रेशियो क्या होता है कि अगर आपका एक वेरिएबल तो हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और दूसरा वेरिएबल कहां से हो, बैलेंस शीट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट रेशियो। हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट जो है वो हमारी असेट का कितना परसेंटेज है। हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो हमारी असेट्स का कितना परसेंटेज है। तो प्रॉफिट कहां से आया, P&L अकाउंट से। असेट कहां से आई, बैलेंस शीट से। तो एक वेरिएबल आया प्रॉफिट एंड लॉस से, दूसरा आया बैलेंस शीट से। तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट रेशियो। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो होता है वो आजकल यूज में नहीं आता है। इसकी जगह पे हमें जिस पे ध्यान देना है या जो आगे हमें जिसकी जरूरत होगी वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम सारे जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे या उनको हम ग्रुपिंग करेंगे, किसके बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, कि हमारे जो टोटल अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं उनको हम क्लब कर देंगे, सिमिलर टाइप के हमको एक जगह पे ले आएंगे। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रेशियो कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के हैं। इन चारों को जो है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है हमारा एक्टिविटी और इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है वो एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, और फोर्थ है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इनको जो है वो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, देखिए, कोई भी कंपनी बिजनेस करने के लिए या तो लोन लेती है या फिर क्या करती है, वो उधार पे माल भी ले सकती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये जो कंपनी पे उधारी है, चाहे वो लोन की हो या क्रेडिटर की हो, अगर ये आउटस्टैंडिंग, ये बकाया, ये उधारी कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, 1 ईयर के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कंपनी की सारी हो गई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। क्या हो गई? सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को ये कंपनी पे कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं? लिक्विडिटी रेशो की हेल्प से। तो हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रेशो क्या करता है? लिक्विडिटी रेशो जो है वो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर अपने जो डेब्ट हैं, अपने जो आउटस्टैंडिंग है, उनको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो लिक्विडिटी रेशो मेजर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी एंड वी कैन से द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, कि फर्म अपने करंट ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। और हमारे जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? करंट असेट और करंट लायबिलिटीज पे। अब करंट असेट और करंट लायबिलिटीज क्या होती है, उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे और उसको समझेंगे। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर ढंग से समझ सकते हैं तो आपके लिए अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो चलते हैं असेट साइड में। हमने जो फॉर्मेट लिया वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है और असेट साइड में सबसे पहले हमने लिखा है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट की डेफिनेशन क्या है? ऐसी असेट जो कि करंट नहीं है। तो फिर ये कि करंट असेट क्या है? तो करंट असेट हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसी असेट जो कि नॉन करंट है, नहीं है। तो नॉन करंट असेट्स क्या होती है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जनरली ये असेट हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होती है या 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हम इनका यूज करने के हिसाब से इनको रखते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में क्या क्या आ गया? बिल्डिंग, तो हम 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं जनरली। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास में मोटर कार या व्हीकल्स हैं तो वो सब भी क्या हो गए? हमारे फिक्स्ड असेट हो गए। दूसरा हमने लिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी 1 साल से ज्यादा होल्ड रखने के लिए किया है, वो हो गए हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए, अगर आपने लोन दिया है, ठीक है, तो वो आपके लिए असेट है। अगर आपने लोन लिया है तो क्या है? आपके लिए लाइबिलिटीज है। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए है, तो उसको हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे। ये हमारी नॉन करंट असेट है। अब हम बात करते हैं किनकी? करंट असेट की। करंट असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जनरली जिनसे हम वसूली 1 साल के अंदर कर लेंगे। भाई हमारी असेट से हमारे पास में पैसा आएगा, तो ये मान के चलिए कि करंट असेट जो होती हैं उनसे हमारे पास में जो पैसा है वो 1 साल के अंदर आ जाता है। इनमें सबसे पहले क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी ने 1 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। दूसरा हमने लिखा है यहाँ पे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? आप इसको जो है स्टॉक भी बोल सकते हो। अब अगर आप केवल ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? आप केवल माल खरीदते हैं और बेचते हैं, उस केस में आपके पास में जो है वो फिनिश्ड स्टॉक रहेगा, बना बनाया माल रहेगा। ठीक है, आपने खरीदा और आपने उसको बेच दिया, ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपका जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग का, या जिसको हम कहेंगे प्रोडक्शन का काम है, कि आप जो है वो माल बनाते हैं, फैक्ट्री है, तो उस केस में आपके पास में 3 तरह का स्टॉक रहेगा। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग? कच्चा माल। ठीक है, जैसे हम कहें कि आपका जो काम है वो है बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो आपके लिए कच्चा माल क्या हो गया? गेहूं या गेहूं का आटा जो आप खरीद रहे हैं, या शुगर जो उसमें चीनी मिलाएंगे, वो सब आपके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। दूसरा जो स्टॉक है उसको हम क्या कहेंगे? WIP। WIP स्टॉक का मतलब है, इसको हम कहते हैं पूरा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसा माल जो कि अभी कंप्लीट नहीं बना है, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, हमने उस पर कुछ ना कुछ काम कर दिया है। जैसे
हमें अगर बिस्किट बनाने का काम है तो आपने जो गेहूं परचेज किया है या जो आटा लिया है उसको हम लोग मिक्स कर चुके हैं, बट 31 मार्च को जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई उस दिन उनसे जो है वो बिस्किट बनना बाकी थे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे WIP। थर्ड जो है फिनिश्ड गुड्स, ये ट्रेडिंग में भी होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है कि आपने जो है माल बनाकर तैयार रखा हुआ है बट आपके गोडाउन में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स। तो तीनों तरह की जो स्टॉक होते हैं वो आपके लिए करंट असेट है। नेक्स्ट हमारी जो करंट असेट है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ, देखो रिसीवेबल्स का मतलब क्या है कि हमें रिसीव होगा। ठीक है, किसकी वजह से रिसीव होगा, कि हमने कोई माल बेचा, हमने अगर माल बेचा नगद आ गया तब तो हम उसे दोबारा नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर आपने उधार माल बेचा है तो इसकी वजह से क्या होंगे, आपके डेटर्स होंगे, वो आपके लिए असेट होंगे, देनदार। अब बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि आपने उधार माल बेचा और सामने वाला जो है बंदा या जो पार्टी है वो आपको एक नोट लिख के देता है, प्रोमिसरी नोट, कि मैं आपको जो है वो 2 महीने के बाद में इतने रुपए का आपने माल बेचा है तो मैं इतने रुपए आपको जो है वो लौटा दूंगा। उसको हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। और इस बिल्स रिसीवेबल के बेसिस पे आप जो है वो बैंक में जाकर उसको देकर अपने पैसे जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो करंट असेट है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब नगद, रोकड़ा, और इसके अलावा उसके जैसा ही कुछ क्या हो गया हमारा, हम बोल देंगे जैसे कि हमारा बैंक बैलेंस जो है, तो कैश या बैंक बैलेंस है वो भी हमारी करंट असेट होती है। नेक्स्ट हमारी जो करंट असेट है वो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, कि आपने लोन या एडवांस दिया है जो कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म लोन। फिर हमारी अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स क्या होती हैं, इनके अलावा जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को एडवांस दे दी 1 महीने की, आपने टेलीफोन का खर्चा 1 महीने का एडवांस पे कर दिया, या रेंट आपने 3 महीने का एडवांस पे कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं जनरली वो भी 1 साल से कम के लिए होते हैं, इसलिए उनको हम कहां पे लेते हैं, करंट असेट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स, कि आपने आने वाले टाइम के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से टैक्स पे कर दिया है। तो एक्रूड इनकम क्या होती है, कि ऐसी इनकम जो कि हमने अर्न तो कर ली है, कमा तो ली है, बट अभी जो है वो हमें मिली नहीं है या रिसीव नहीं हुई है, वो भी हमारी जो है वो करंट असेट में आएगी। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज साइड की, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या हो गया कि शेयर कैपिटल से आपने कितने रुपए जो है वो लिए हैं, जिसके अंदर आपका इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर जो है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पहले अगर कोई प्रॉफिट वगैरह अर्न किए हुए हैं या पहले जो प्रॉफिट अर्न किए थे उनसे अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है और अपने पास में फंड इकट्ठा किया हुआ है, तो वो सब कहां पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये भी शेयर्स की तरह ही है, ये जो है वो हम कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, ऐसी लायबिलिटीज जो कि कंपनी को जो है वो विद इन 1 ईयर पे नहीं करनी है, 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन में पे करनी है। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कि कंपनी ने ऐसे लोन लिए जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए, 2 साल 3 साल के लिए लोन लिया हुआ है। नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि कंपनी ने मान लीजिए कि कोई भी उधार माल या कुछ खरीदा था और वहां पे कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि उसको 2 साल में जो है वो ये ड्यूज पे करने हैं, तो वो भी हो गए हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर हमने कोई भी प्रोविजन किया हुआ है किसी भी एक्सपेंसेस के लिए या किसी लायबिलिटी के लिए और वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोविजन बनाया कि हमें विद इन 5 ईयर जो है वो असेट को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए अगर हमने कोई प्रोविजन किया तो वो सब भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहीं पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या हो गई, ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी आउटस्टैंडिंग जो कि कंपनी को 1 साल के अंदर पे करना है, विद इन 1 ईयर। तो इसमें क्या क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कि 1 साल से कम के लिए लोन लिया है। ट्रेड पेबल्स, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसा आएगा, हमने माल बेचा है, तो ये हमारे लिए होती है एसेट। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या हुआ कि हमने उधार माल खरीदा है क्रेडिट पे और उसके लिए हमें जो है वो पैसा अब जो है पे करना है, तो ये हो गया ट्रेड पेबल। तो अगर यहां पर आपने माल खरीदा पैसा देना है तो उसको हम कहेंगे क्रेडिटर, और अगर आपने उधार माल खरीदा और उसके बदले आपने कोई एक एग्रीमेंट टाइप या एक बिल टाइप प्रोमिसरी नोट जो है वो आपने लिख के दे दिया कि हम 2 महीने में जो है आपको पूरा अमाउंट दे देंगे, उसको हम कहेंगे बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा अदर करंट लायबिलिटीज,
इसके अलावा अगर कोई हो, जैसे कि कोई खर्चा बकाया चल रहा हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने 2 महीने से रेंट पे नहीं किया है या एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी है, तो वो सब आएगा आउटस्टैंडिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, जो कि 1 साल से कम के लिए अगर आपने किसी लायबिलिटी के लिए प्रोविजन किया है तो वो सब है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम जो रेशो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो है लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो क्या चेक करता है कि कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें एक तो किस पे ध्यान देना है, यहां पर करंट लायबिलिटीज पे, जो कि शॉर्ट टर्म है। दूसरा, ये जो करंट लायबिलिटीज है इनको पे करना है हमें, या पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, तो हमें किससे पे करना है, हमें पे करना है करंट असेट से। तो हमारे जो लिक्विडिटी रेशो हैं उनमें हम लोग किन 2 चीजों पे ध्यान रखेंगे, करंट असेट पे, और दूसरा हम जो ध्यान रखेंगे वो किस पे रखेंगे, करंट लायबिलिटीज के लिए। ठीक है। अब हमारे जो लिक्विडिटी रेशो हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा जो रेशो है वो है करंट रेशो। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट, उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, करंट लायबिलिटीज का। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को हम जो वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हो गया करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए हमारा जो करंट रेशियो है उसको हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट के अंदर क्या क्या आएगा वो हमने अभी भी पढ़ा है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तीनों तरह के रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इसके अलावा डेटर्स आएंगे, BR आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन आपने दे रखे तो वो आएंगे, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम आएगी। और अगर करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, या हम एक जिसमें कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में जितने रुपए जमा है उससे आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिए, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारे जो है वो करंट असेट और करंट लायबिलिटीज के पार्ट है। तो ये हो गया करंट रेशो। ठीक है। अब हमारा जो करंट रेशो कैलकुलेट होगा वो अगर 2:1, मतलब हमारी करंट असेट डबल है करंट लायबिलिटीज के, अगर ऐसा आता है इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की जो है सिचुएशन अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, ये अपनी लायबिलिटीज पे कर सकती है। अब अगर इससे हमारा रेशो कम होता है तो ये भी बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो अपनी करंट लायबिलिटीज को जो है वो पे करने में थोड़ी कैपेबल नहीं है। अब अगर कोई कहे कि सर हमारी कंपनी में तो जो है वो करंट एसेट जो है वो 5 है और करंट लायबिलिटीज 1 है, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपका करंट रेशियो अगर ज्यादा आता है तो वो भी बिजनेस के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्यों? समझिए इस बात को। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी करंट एसेट में 5 रुपए इन्वेस्टेड है, करंट लायबिलिटी आपकी 1 रुपए है। अगर आपने करंट एसेट में ज्यादा पैसा ब्लॉक कर रखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस में स्टॉक रखने की जरूरत है 100 रुपए की और आपने स्टॉक कितने का रखा हुआ है, 5,000 रुपए का। या क्या हो सकता है, आपके डेटर्स ज्यादा हो सकते हैं कि आपने साल भर में जो है वो 10,000 रुपए का माल बेचा और पूरा का पूरा आपने क्या किया, उधार पे बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया, मान लो 8,000 रुपए का मैक्सिमम। और जब क्रेडिट पे बेचा है तो क्या होंगे इसकी वजह से, आपके डेटर्स होंगे, तो कल को ये पैसे डूब भी तो सकते हैं। तो अगर आपकी करंट एसेट में अगर ज्यादा पैसा ब्लॉक्ड है, इसका मतलब आप बिजनेस को एफिशिएंटली नहीं चल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट का लॉस भी हो रहा है। ठीक है। तो करंट रेशियो जो है वो बेस्ट क्या है, 2:1। फिर हम जो नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया करंट या वर्किंग कैपिटल, दूसरा हम जो पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे या तो क्विक रेशियो बोल सकते हैं या इसका नाम है लिक्विड रेशियो, या इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्या होता है ये? यहां पर हमें जो है करंट एसेट की जगह पे क्या लेनी है, क्विक एसेट लेनी है।
डिवाइड तो हमें किससे करना है, करंट लायबिलिटी से ही करना है। अब बात यह आती है कि क्विक एसेट क्या होती है। देखो, अगर आप अपनी करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं सबसे पहले तो स्टॉक, स्टॉक को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। एक तो ये माइनस कर दीजिए, इसके अलावा आप माइनस कर दीजिए आपकी जो अदर करंट असेट है, अदर करंट असेट। अदर करंट असेट कौन कौन सी, जैसे अभी अभी हमने देखा था, या तो आपके कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या फिर आपका कोई एडवांस टैक्स है, ठीक है, या फिर जो है वो कोई अक्रूड इनकम है, ये आप जो है वो माइनस कर दीजिए। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसके लिए एक सिंपल सा हम लॉजिक अप्लाई करते हैं कि आपकी जो करंट एसेट होती है उनमें जैसे बात करें करंट इन्वेस्टमेंट है, आप बेच देंगे आपके पास पैसे आ जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। डेटर्स को अगर आपने उधार माल बेचा है तो आप उनसे पैसे ले सकते हैं कि भैया हमने आपको माल दिया, आप जो है हमें पैसे दीजिए फटाफट। कैश तो आपके पास में ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो भी आप जो है जल्दी से वसूल कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री में क्या होता है, आपका स्टॉक है, अगर जब तक आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो आप उसको कैसे बेच दोगे, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो क्विक एसेट होती है उनसे हम जो है करंट एसेट की बजाय जल्दी पैसा वसूल कर सकते हैं, उससे भी कम टाइम में। इसलिए हमने क्या किया, करंट एसेट से एक तो स्टॉक को हटा दिया, क्यों, क्योंकि जब तक इसका खरीदार नहीं मिलेगा जनरली हम इसको बेच नहीं पाएंगे। दूसरा, हमने ये 3 अदर करंट एसेट हटाई। ये क्यों हटाइए, इसका रीजन समझिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई जो है खर्चा एडवांस में पे कर दिया है। जैसे हम कहें कि आपने 2 महीने का किराया एडवांस में दे दिया। अरे जब आपने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, फिर आप उसको वापस से ऐसे थोड़ी कहोगे कि नहीं मैंने आपको एडवांस दिया वापस दीजिए, ऐसे ही आप एडवांस टैक्स में भी नहीं कहोगे। तो ये जो है, ये जो हमारी असेट्स होती है इनसे जो है वो हम जल्दी वसूल नहीं कर सकते, इसलिए हम जो इनको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है, या इसको हम कहेंगे एसिड टेस्ट रेशियो, ये हो गया क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और क्विक एसेट में क्या करते हैं हम लोग, करंट एसेट में से एक तो स्टॉक को हटाएंगे और दूसरा हमारी अदर करंट एसेट जो है प्रीपेड, एडवांस और अक्रूड इनकम वगैरह को हटाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, जिससे हमारे जो है वो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। और जो हमें बैलेंस शीट दी गई है वो किसकी दी गई है, टाइटल मशीन लिमिटेड की दी हुई है, ठीक है। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो है लॉटरी लग गई है। क्यों, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपकी यहां पर करंट एसेट क्या है, देखिए अगर यहां पर हम करंट एसेट की बात करें तो आपको दिया हुआ है, अलग से आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है कि ये हमारी 4 जो है वो करंट एसेट हैं। तो इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये करंट एसेट है या नहीं है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम इनको लिखेंगे वापस से, इन्वेंट्री। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और साथ के साथ हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इनको हम टोटल कर लेते हैं, 1200 प्लस 900 प्लस 228 प्लस 72। तो यहां पर हमारी जो करंट एसेट है उसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2400 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें रेशो के लिए क्या चाहिए, दूसरा करंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या क्या है हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारी जो है वो 3 करंट लायबिलिटी है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें सोचना नहीं है, हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि क्या क्या करंट असेट है और क्या क्या हमारी करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा है ट्रेड पेबल्स, और तीसरा हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। टोटल कितना कितना है इनका, ये हमें दिया हुआ है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 600, 2340 और 60। तो टोटल जो है ये हो गया 3000 रुपीज।
तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट रेशो। इसका फॉर्मूला जो है वो हमने पहले लिख दिया था। तो अब हमारा करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज क्या क्या है हमारी, यहां पे हम लिखेंगे करंट रेशियो। फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ है, करंट एसेट है हमारी 2400 और हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी है 3000। तो ये आएगा 0.80, इसको हम क्या लिखेंगे 1:1। ठीक है। दूसरा, अगर इसी में हम कैलकुलेट करें हमारा क्विक रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं या फिर लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं। ये क्या कहता है कि करंट असेट में से आप माइनस कर दो स्टॉक। तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया हुआ है, उसी को हम स्टॉक बोलते हैं। और माइनस कर दो अदर करंट असेट, तो वो हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे प्रीपेड या एक्रूड इनकम वगैरह। डिवाइड किससे करना है हमें, करंट लायबिलिटी से। ठीक है। अब हमने इसी क्वेश्चन में जो है वो करंट असेट को एक एक डिटेल लिख के हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो अब हम इसको वापस नहीं करेंगे। और दूसरा करंट लायबिलिटी को भी किया हुआ है। तो करंट असेट कितनी हो गई 2400 माइनस हमारा जो स्टॉक है वो हो गया 1200 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हमारी है 3000। तो 2400 में से ये माइनस करेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाई 3000 और ये आएगा आपका 0.40:1। ठीक है। ये सबसे इजी प्रॉब्लम है। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें आपको जो है बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, लेकिन बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर बिल्डिंग वगैरह। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये आपको अब आइडेंटिफाई करना होगा कि करंट असेट कौन सी है, करंट लायबिलिटी कौन सी है, और कौन से ऐसे आइटम है जो कि ना तो करंट असेट है ना ही करंट लायबिलिटीज है। तो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या होती है हमारी करंट असेट। फिर दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मतलब पैसा आएगा, तो ये भी क्या होगी हमारी करंट असेट। बिल्डिंग हमारी करंट असेट नहीं होती है, ये फिक्स्ड असेट होती है। एडवांस टैक्स क्या होता है हमारा करंट असेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी हमने पढ़ा था क्या होता है करंट असेट। ट्रेड पेबल्स, पैसा हमें पे करना है, मतलब ये क्रेडिटर हो गए, तो ये होगी हमारी करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ बैंक आउटड्राफ्ट, और वैसे अगर ये नहीं लिखा हुआ था तो भी क्या होता कि बोरोइंग मतलब हमने उधार लिया, और शॉर्ट टर्म में तो क्या हो गया करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेना है, क्योंकि करंट रेशियो में सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटीज लेनी होती है। लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म देखना होता है। ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला देखिए, आप एग्जाम में जो है वो एक एक चीजें डिटेल में लिखें। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये ना सोच के चले कि टीचर को सब कुछ आता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। करंट असेट में आप क्या क्या लेना है यहाँ पे जो है वो आप नोट कर दीजिए। सबसे पहले है इन्वेंट्री, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल, तीसरा है हमारा एडवांस टैक्स, और उसके बाद में हमें दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हो गया इन्वेंट्री 5000 में दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल जो है 5000 दिए हुए हैं, एडवांस टैक्स 400 का है और कैश 300 का है। तो टोटल हो गया ये 10,700। ठीक है। फिर हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज हमने यहाँ पे नोट करी थी क्या क्या हमारे पास में, एक तो है ट्रेड पेबल और दूसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, दो ही है। कितना टोटल हो गया इनका 10,000 और दूसरा में दिया हुआ है 400, सॉरी, तो ये हो गया 10,400। तो अब करंट रेशियो हमारा क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिखा था करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,700 और इसमें डिवाइड कितने का करना है 10,400 का। तो ये 10,700 में अगर 10,400 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगा 1.03:1। ठीक है। इसी में ही अगर हमें दूसरा कैलकुलेट करना हो क्या, क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, या फिर हम जिसको क्या कहेंगे एसिड टेस्ट रेशियो।
तो करंट एसेट में से हमें क्या क्या माइनस करना होता है, एक तो स्टॉक माइनस करना होता है और दूसरा हमें क्या माइनस करना होता है, अगर आपकी कोई अदर करंट एसेट है और आप यहां पर हमें अदर करंट एसेट में क्या दिया हुआ है, एडवांस टैक्स, तो हम यहां पे माइनस कर देंगे एडवांस टैक्स, डिवाइड किससे होगा, करंट लायबिलिटी से। तो करंट एसेट है हमारी 10,700, इन्वेंट्री या स्टॉक हमारा 5,000 और एडवांस टैक्स हमारा 400, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारी वही है 10,400 की 400। तो इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो कितना रहेगा ये 5,300 और करंट लायबिलिटी 10,400 का हम जो है डिवाइड कर देंगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.51 और हमारा /1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दो प्रॉब्लम्स देखी हैं। सबसे फर्स्ट सबसे इजी है जिसमें आपको सब कुछ आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है कि करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। दूसरी हमने देखी जिसमें कि आपको बहुत सारे आइटम्स दिए हुए होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या करंट एसेट है और क्या करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, या तो आपको डिटेल पूरी नहीं दी हुई होगी, आपको कैलकुलेट करनी होगी, और साथ ही साथ ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जिसमें आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है, जहां पर आपको करंट रेशियो या क्विक रेशियो दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है, हमारी करंट एसेट कितनी है, हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।